अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। अब सबसे पहले तो क्वेटा जलसे में अवैस नूरानी, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा पाकिस्तान से है और जिनकी फ़िलहाल असम्बली में नशस्तें सिफर हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के मुतालिक एक बहुत बड़ा बयान दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ज़ुबान फिसल गई। उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अफसरान से मुखातिब हुए, इस तरह की कुछ बातें की, जिसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरान उसको मुस्तकिल डाउन प्ले करते गए। फिर साबिक़ स्पीकर अयाज सादिक साहब ने 27 फरवरी का जो वाक़या था उसके मुतालिक ऐसी बात की जो कि शायद हिंदुस्तान के राइट विंग ने भी तसव्वुर नहीं की थी। और फिर अब आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ साहब ने अस्करी क़यादत के लोगों के नाम लिए थे तो वो हैरत का इजहार करना चाहते थे और उन्होंने कहा वो अपनी जमात के सरबराह हैं, मैं अपनी जमात का सरबराह हूँ, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो बात क्या करते हैं और वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं क्या बात करता हूँ। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ शिराजी साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब द ग्रेट हैं। जी शिराजी साहब, ये जो एक आपको नज़र आ रहा है सर, एक ट्रेंड लाइन है जिसमें बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की बातें की जाती हैं, लेकिन जो थोड़ा सा अफसोस होता है वो ये है कि जवाब में सर आपके पास एजाज शाह साहब जैसे वुज़रा हैं जो कि अवामी नेशनल पार्टी का हवाला देते हुए दबे हुए अल्फाज में आपको धमकाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ। ये दोनों अतराफ सर, हुकूमत की जानिब से और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से, आई रियली स्ट्रांगली फील कि पाकिस्तान डिजर्व्स बेटर। किस तरह देखते हैं जनाब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगरचे खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी डे फास्ट से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जब से 20 सितंबर से आल पार्टीज हुए, उसके बाद जब भी जलसे हुए हैं तो इमरान खान साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि एजाज शाह से फिर लोग भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि जो बड़े इररिस्पॉन्सिबल वे में कर रहे हैं। लेकिन हम बयानिया की बात करते हैं असद, और ये एक्सपेक्टेड था, ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह का बयानिया इस PDM के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ साहबा लेके चल रही हैं, शायद इसके साथ लंबे अरसे तक ख़ुद उनके पार्टी के लोग भी न चले। और आज जैसे उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और यही बात उन्होंने की हैं, लग रहा था कि ये होगा। और मैं समझता हूँ कि इसके बुनियादी तौर पे 3 वजूहात तुम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये बात क्यों की। ठीक है। एक तो असद उनकी अपनी एक तारीख है, किसी ज़माने में आपको याद है कि ख़ुद पीपल्स पार्टी को एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी के तौर पे जाना जाता है था, और उन्हें पता है कि इस तरह का नैरेटिव या इस तरह का पोजीशन लेने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो इस बयानियों को पीपल्स पार्टी खुद भुगत चुकी है, और मेरा ख्याल उनको लगता है कि ये बयानिया कम अज़ कम पाकिस्तान की सियासत में लेके चलेंगे तो उसके कुछ ज़्यादा पॉजिटिव्स कम है, नेगेटिव ज़्यादा हैं, तो ये उन्हें अंदाज़ा है। दूसरा, मेरा ख्याल में 2014 के धरने के बाद, जब आपको भी याद होगा किसी ज़माने में आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जी जी। तो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में नवाज शरीफ साहब ने एक ज़ोराना का एहतमाम भी किया था, और अचानक वो ज़ोराना ख़त्म हो गया था, कैंसिल हो गया था, मनसूख हो गया था। तो पीपल्स पार्टी को यह अंदाज़ा है कि अगर इस बयानिए के साथ वो चलेंगे तो किसी ज़माने में ये बयानिए वो अपना रहे थे तो मियाँ साहब ने हाथ खींच लिए थे। और तीसरी बात मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तो लुटाने के लिए, गंवाने के लिए कुछ नहीं है असद। अच्छा। लेकिन पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं, सिंध के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, और शायद अब वो कोशिश कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी उनको इक़्तिदार मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। रादर उन्होंने जो अगली बात की है, उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उन्होंने जो भी बात की है बड़ी जिम्मेदारी के साथ की है, और वो उम्मीद करते हैं कि उनके पास सबूत भी होंगे। तो यकीनी तौर पे अब ये मुश्किल तो मेरा ख्याल में नून लीग के लिए और ज़्यादा पैदा हो गई है कि इस वक्त अपोजिशन का एक अहम इत्तेहादी आपसे ये कह रहा है कि भाईजान आपने जो तकारीर की हैं और कुछ शख्सियात का नाम ले कर आपने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो यकीनी तौर पे आपके पास कुछ सबूत भी होंगे, तो वो सबूत भी ज़रा लेके आइए। तो मेरा ख्याल में यही एक लॉजिकल वे बनता था पीपल्स पार्टी के लिए जो उन्होंने इख्तियार किया है। और अब मुश्किल सूरत हाल नून लीग के लिए है कि अभी भी वो इस बयानिए को लेके चलेंगे, और अगर लेके चलते हैं तो मेरा ख्याल नहीं है कि पीपल्स पार्टी लंबे अरसे तक उनके साथ चले। रादर पीपल्स पार्टी को इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब 2018 के इलेक्शन के बाद
मौलाना फजल रहमान साहब ने इनिशिएटिव लिया था और नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी उनके हम ख्याल हो गए थे कि इस पार्लिमान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इस पार्लिमान के अंदर जाके हल्फ नहीं लेने चाहिए। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया और इस ऑप्शन के साथ नहीं गए, बल्कि उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने भी इस ऑप्शन को एक तरह से उसको वेलकम नहीं किया। और अब भी पीपल्स पार्टी को लगता है कि एक तरफ ये बयानियाँ हो और साथ में इस इत्तेहाद के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल हैं, जिनके बारे में पहले भी खदशे का इजहार किया गया था, जो बाद में दुरुस्त साबित हुआ इस्लामाबाद के धरने में कि उन्होंने मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। तो बिलावल को लगता है शायद कि अगर वो मियाँ साहब के बयानी को भी ऑन करते हैं और आगे जाके जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो और मौलाना साहब भी उस काफिले के अंदर शरीक हों और इस्लामाबाद के अंदर आके मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने बेहतर समझा कि ये मुनासिब वक्त है जहाँ पे कम से कम अपने आप को इस बयानी के साथ से डिसोसिएट कर दिया जाए। तो आपको पता है कि सियासत के अंदर टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है, ये मैसेज बड़ा दिया, हर दोनों तरफ मैसेज कर दिया गया है कि वो क्या पोजीशन लेने जा रहे हैं। और टाइमिंग शायद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के साथ अच्छी तरह जोड़ी जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ शराजी साहब शायद आदमी ये भी कह सकता है कि पीडीएम एक जिस तरह कहते हैं एक बिग टेंट पार्टी है, उसमें 11 सियासी जमातें हैं, 11 मुख्तलिफ सियासी बयानिए हैं। अगर उसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है तो मुस्लिम लीग नवाज़ भी है। ऐसी सियासी जमातें खड़ी हुई हैं उसी सफ़ में जिनका आपस का नज़रिया बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसमें भी कोई गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कह रही है कि हम अक्सर नाम लेते ही नहीं हैं अपने जलसों पर और हमारी जो भी पॉलिसी है वो कुछ ना कुछ फ़र्क है, तो कहने दें, क्या हमें इतना आगे बढ़ के कहना चाहिए कि अगर आपकी इस नुक्ते पर इख्तलाफ है और आप मौलाना फजल रहमान साहब जितने जराना नहीं हो सकते जो बलूचिस्तान से और केपी से वफाकी सतह पर वाइप आउट हुए, तो क्या सर इन दोनों चीज़ों को साथ लेके आप चल सकते हैं? और दूसरा जो आपने ही बात की सिंध के बारे में और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, अगर एक इंतज़ामिया का स्टेक है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक है, तो उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ जो पंजाब में आपकी दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात है, गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत ज़्यादा उनकी डिफेक्शंस हो गए, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ से भी कंटेस्ट कर रहे हैं कई नशस्तों पे, 18 नशस्तों पे, 18 के लगभग। तो क्या पीएमएलएन को इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं है सर, या वो उनको ऐसा लगता है कि नए पाक और शफाफ इंतखाबात के ज़रिए वो बहाल हो पाएंगे? नहीं, यकीनन मेरा ख्याल में फ़िक्र ज़रूर होगी और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं उसके बाद से ख़ुद नून लीग के अंदर भी दो तरह के बयानिए चल रहे हैं। एक बयानिया वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, और खलाई मखलूक, यकीनी तौर पे ये बयानिया एक तसादम का बयानिया है, इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करने का बयानिया है, सिविलियन सुप्रीमेसी को मेक श्योर करने का बयानिया है, और वो भी आवाम के वोट के ज़रिए, किसी और अरेंजमेंट्स के तहत नहीं, बल्कि लेकिन पार्टी के अंदर एक दूसरा बयानिया भी है, वो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है जो अब तक भी प्रिवेल कर रहा है, जिसमें यह है कि मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और बहरहाल पिछले 72 बरसों में अगर इदारों का कोई एक स्पेस उनके लिए बन गई है, या उनके किरदार को इस्टेब्लिश हो गया है, तो कोई हर्ज नहीं है, उनको भी साथ लेके चलना चाहिए और किसी सूरत भी तसादम की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी, और आपने पिछले दिनों मरियम नवाज साहबा का एक इंटरव्यू भी देखा होगा, उन्होंने कहा है कि जी शहबाज शरीफ को एक मौका दिया गया था कि जिस बयानी के साथ वो चल रहे हैं उस बयानी को भी आजमा लें, लेकिन उन्होंने वो खातिर खा नताइज लेके नहीं आए। तो फिर दूसरा बयानी है कि जो नवाज शरीफ साहब का है और मरियम नवाज साहबा का है उसको उन्होंने इख्तियार कर लिया, और बाकी पार्टी से भी यही कहा जा रहा है कि अब इस बयानी के साथ चलना है। लेकिन मैं जैसे पहले कह रहा था कि पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा अरसा पहले इस बयानी को अपनाया था, लेकिन अगर हम तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो उस बयानी का फ़ायदा तो नहीं हुआ। यकीनी तौर पे उस वक्त भी ताकत का सरचश्मा अवाम है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का यही स्लोगन था ना। जी। वो भी सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे, वो भी पार्लियामान की बालादस्ती की बात कर रहे थे, वो भी चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर ही बाख्तियार होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें शायद नहीं हो पाई, चीज़ें किसी और तरफ चल गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब तो 71 से इंटायरली मुख्तलिफ हालात हैं, अब इदारों के साइज़, उनकी ताकत बड़ी हो चुकी है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझते हैं कि
अब तसादम की तरफ जाके अगर आप गोल अचीव करना चाहते हैं तो उनके ख्याल में लगता ही है कि मुनासिब वक्त नहीं है। तो मुझे अब मेरे ख्याल में खुद नून लीग को भी मेजॉरिटी वॉइसेस को सुनना चाहिए। वो ANP है, वो पीपल्स पार्टी है, ये इत्तेहाद में दीगर जमातें हैं। अगर वो कहती हैं कि नहीं नाम नहीं ले सकते तो मेरा ख्याल में फिर आपको ऑप्शन B पे जाना पड़ेगा, इन लोगों की बात सुननी पड़ेगी आप। ठीक सर, सही कह रहे हैं सर। और भुट्टो साहब का बयानिया यही था, वज़ीर आज़म को बाइख्तियार होना ही है। लेकिन अगर हकीकत में बाइख्तियार होता तो मुजीबुर रहमान वज़ीर आज़म होते, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं। बिल्कुल आखिर में सर ये बेहतर होगा कि दोनों अतराफ हुकूमत वक्त और हिज़्ब इख्तिलाफ अब थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान को आप सूबाई सतह पर एलिवेट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ की अवाम के लिए, और मैं तो समझता हूँ कि तारीख़ का भी ये एक तकाज़ा है। इसी पर वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद बात करेंगे मुस्लिम लीग काफ की, जो अपने आप को कहती है कि पंजाब की सबसे अहम इत्तेहादी है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद इत्तेहादी है, लेकिन उसको वो अहमियत नहीं दी जा रही वफाक से, मरकज़ से, जो उसको देनी चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहराए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जिनके अजीम कारनामों में LFO, NRO, NICL और एक ही साल में 3 मुख्तलिफ वज़राए आज़म शामिल हैं, वो बार बार गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त उनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे रही, उनको वो तवज्जो नहीं दे रही, और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको भी दूर ज़्यादा नहीं कर रही। अब उन पर तो बात करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग काफ का जो एक बुनियादी बयानिया है वो ये है कि हमारा मुआहदा वोट के हद तक है, हम वोट आपको देंगे, लेकिन आपके साथ घुल मिलना, बैठना, बात करना, खाना खाना, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बार्गेन। तो शराजी साहब, इनको भी मना लें सर, जिस तरह PTI की है कि पंजाब हुकूमत जिस रफ्तार पे चल रही है, तो ठीक है, वो क्यों लीग के पास भी जाएं, बैठ जाएं। वो जो मोनस साहब हैं, जिनके ऊपर कई केसेस हैं, और उनके बाकी भी मुस्लिम लीग काफ़ी एक ऐसी जमात है जिसमें जर्नैल ज़्यादा हैं और अफसर कम हैं, सिपाही कम हैं, किस तरह देखते हैं सर? बैठ जाए उनके साथ। यार असद, मुझे तो वैसे समझ नहीं आती कि मिलने से मुराद क्या है। हर दूसरे तीसरे दिन बाद परवेज इलाही साहब की उस्मान बुज़दार साहब के साथ जी, या गवर्नर पंजाब के साथ मुलाकात। सर वजीर आजम क्यों नहीं आते शाजी साहब? वजीर आजम लाहौर बार बार आते हैं, उनसे नहीं मिलते। अच्छा, ये प्रॉब्लम फिर आप देखें ना, ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहे, बाकी प्राइम मिनिस्टर को जो नुमाइंदा गवर्नर है उनसे तो आपकी मुलाकातें हो रही हैं जनाब। तारिक बशीर चीमा साहब काबीना का हर हफ्ते इजलास होता है जी, और फेडरल मिनिस्टर हैं, तो यकीनी तौर पे उनकी मुलाकात भी होती होगी। और बाकी मैं समझता हूँ असद कि अगर कोई ऐसे मशवरे हैं कि जो आवाम के मफाद में बड़े ही ज़बरदस्त हैं, यकीनी तौर पे खुद परवेज़ इलाही साहब भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं 5 साल, उनके कज़न शुजात साहब भी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़ी अवामी सियासत करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके पास बड़े अच्छे मशवरे होंगे जिससे इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का शिकार है हुकूमत और निकल सकती है बाहर। तो अगर नहीं सुने जा रहे तो खत भी लिखा जा सकता है, ठीक है, या कम से कम बुज़दार साहब का ऑफिस यूज़ करते हुए प्राइम मिनिस्टर तक वो मारूजात पेशी भेजी जा सकती हैं कि जी हमारी तरफ से कुछ ये मशवरे ले लें और इन पर अमल दरामद करेंगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे और हुकूमत मुश्किल से निकल आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये मामलात हैं। बुनियादी तौर पर वो केक के अंदर से कुछ और भी हिस्सा चाहिए था जो नहीं मिल पा रहा, और वो समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत मुश्किल का शिकार है, तो बेहतर यह है कि एक दफ़ा फिर दबाव डाला जाए, ज़ोराने में ना आके कुछ थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार कर दिया जाए ताकि केक में से कुछ और हिस्सा मिल जाए। और लेकिन साथ में ऐसा एक और बात मैं कहूँगा, अगर आपके साथ इस तरह इम्तियाजी रवैया अख्तियार किया जा रहा है, आपको अहमियत नहीं दी जा रही, तो बलोचिस्तान की BNP मैंगल साहब अपने फैसले करने में बाख्तियार थी, तो वो चले गए। इसका मतलब है कि इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला आपका अपना नहीं है, ये किसी और का है, और जब तक वहां से सिग्नल नहीं आएगा तो आप बाहर नहीं जा सकते। गिले जितने भी आपके हों, रहना आपने हुकूमत में ही। शराजी साहब, ये प्लीज हैव अ हार्ट सर। अब आप जानते हैं मैं तो रियलिटीज की बात कर रहा हूँ यार, इससे अगर डिफरेंट है तो बता दें। नहीं देखिए सर, अब आप जरा वो कहते हैं ना कि ये
ट्राई टू वॉक इन देयर शूज सर। सबसे पहले तो अगर आप आसिफ जरदारी साहब के साथ मखलूत हुकूमत के पार्टनर थे, एक अहम पार्टनर थे, आइन में हालांकि उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आपको डेप्यूटी वजीर आजम बनाया गया, जो ना पहले देखा ना बाद में देखा, बट आप डेप्यूटी वजीर आजम थे। आप कहते थे कि हमें 2 वजारतें चाहिए, पीपल्स पार्टी आगे से कहती थी कि आप 4 ले लें। तो जनाब अगर इस तरह का आपका तजर्बा रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल उसका एक तरह से मुतजाद है। और साथ में जनाब जो आपने दूसरी बात की कि अगर BNP मैंगल ये कुछ कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर लेते। सिर्फ अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, वो जमात जिनका, और ये आपका अपना बयानिया है कि हमें बार बार बिट्रे किया गया, हमें वज़ीर आला के ख्वाब दिखाए गए, लेकिन फिर से हम शॉर्ट लिस्ट हो जाते थे, रह जाते थे। और ये तो एक बहुत लंबी तारीख है शराजी साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये तो परवेज़ इलाही साहब और मियां नवाज शरीफ साहब तो एक दूसरे के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशंस 1986 में लेके आ रहे थे, तो अब उनकी तरफ तो नहीं बढ़ सकते, तो करें क्या? करना यही है मेरे ख्याल में। फिर कुछ वो अखलाकी तकाजे होते हैं कि कम से कम आप अपनी हिमायत तो वापस ले लें ना, आप हिमायत वापस ले लें, इतना तो कम से कम कर सकते हैं ना, ताकि कल को आप लोगों के सामने सुरखरू हों। लेकिन वो काम भी आप नहीं करना चाह रहे और ये भी कह रहे हैं कि आपको ऑन नहीं किया जा रहा, आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपसे मशवरा नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में इतने, अगर ये कोई नए पॉलिटिशियंस होते ना जिनको पहली पार्लियामान में आए हों, जिंदगी गुजर चुकी है असद, उसके बाद भी आप इस तरह के कंप्रोमाइज़ में जा रहे हैं तो आप अपना सियासी नुकसान कर रहे हैं, कम से कम वो तो बचा लें। वैसे तो सर सी से शुरू होता है, लेकिन शायद PMLQ में जो Q है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ही होना चाहिए था। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे कि इंतखाब की और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन का मुकाबला जो कि जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। गलत बयानी, नस्ल परस्ती, कौम परस्ती और एक तरह से बार बार ये कहना कि अदालत उज़्मा उनकी है, ये वो 4 सतून थे जिन पर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया कायम थी। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 2016 के इंतखाब के वक्त कहा, आम इंतखाब के वक्त कहा कि अगर उनके खिलाफ नतीजा जाता तो वो धांधली के इल्ज़ाम उठाते, उन्होंने 4 साल बाद एक बार फिर वो बयानिया दोहराया है। अब जैसे डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन बढ़ते जाते हैं पेंसिल्वेनिया, नेवाडा और उसी तरह के बैटल ग्राउंड स्टेट्स जहां कांटे का मुकाबला है, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, जो उनका टोन है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जारहाना होता गया है। उम्मीद यही है या अमरीकी तजियाकारों का कहना यही है कि आखिरकार जो बाइडन ही कामयाब होंगे। लेकिन इसका क्या मतलब है अमेरिका के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी? हमारे साथ बात करने के लिए अलीना अली साहिबा हैं जो कि सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जो डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका ताल्लुक है। अनीला साहिबा अमेरिकन मुस्लिम मल्टी फेथ विमेंस एम्पावरमेंट काउंसिल की बानी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीला साहिबा शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले ये बताइएगा जी, अमरीकी सियासी अमूर पर आपकी गहरी नज़र रहती है। अब जो रिपब्लिकन साइड पे लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से अदालत उज़्मा को, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उनकी अपनी 3 तकर्रियाँ रही हैं, उनको शायद वेपनाइज करें या इस्तेमाल करें बुश वर्सेस गोर की तरह। किस तरह देखती हैं अनीला साहिबा? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं इस तरह से देखती हूँ कि मुझे लगता है डेमोक्रेसी इज़ अलाइव। कल तक मुझे लग रहा था कि डेमोक्रेसी अंडर अटैक है, लेकिन आज सुबह जब हम उठे और हमने देखा कि जो बाइडन के जो वोट काउंट शुरू हो गई पेंसिल्वेनिया में, तो हमें लगा कि डेमोक्रेसी इज़ इंटैक्ट। वी आर गोइंग टू हैव अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और रिपब्लिकन्स जैसे बड़े बड़े नाम आप देखें, गवर्नर क्रिस्टी, फॉर्मर गवर्नर न्यू जर्सी के, वो बहुत ट्रंप सपोर्टर थे और उन्होंने आके ये अटैक किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इलेक्शन प्रोसेस को सस्पेक्ट नहीं बनाना चाहिए, ये फ्रॉड नहीं हुआ है। उसके बाद वो चुप हो गए। लेकिन बहुत सारे रिपब्लिकन्स आप देखें वो आगे आए हैं क्योंकि वो सेंसिबल रिपब्लिकन्स हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अमेरिकन वैल्यूज़ जो हैं वो वैल्यूज़ डेमोक्रेसी से शुरू होती हैं और उस पर ख़त्म होती हैं।
तो उन्होंने काफ़ी आगे स्टैंड लिया है। उसके अलावा जो बाइडन की कैंपेन है, उन्होंने भी लोगों को मोबिलाइज किया है कि ये बात नहीं है कि रिपब्लिकन्स जीते हैं या डेमोक्रेट्स जीते हैं, ये एक्चुअली बात है कि वो अमेरिकन जिसने इस कोविड में जाके अपना वोट दिया या अपना मेल किया वोट, उसको हमें डेफिनेटली काउंट करना चाहिए और उसकी एक सीक्रेट वैल्यू है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं कहती हूँ कि आज तो जीत हुई है। जी बात मुकम्मल करें अपनी। जी मैं कहती हूँ कि ये तो आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है कि इतने सारे जो रिपब्लिकन्स हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं। लेकिन अनिला साहिबा हम ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिका में जब भी इलेक्शन हुए, कम से कम इस तरह की गुफ्तगू सिस्टम के ऊपर इस तरह के शदीद सवालात कभी भी नहीं उठाए गए। तो क्या वजूहात हैं? बुनियादी तौर पे क्या वो डेस्परेट हैं दोबारा सेकंड टर्म के लिए आने के लिए और इसको एज ए पॉलिटिकल टूल यूज़ कर रहे हैं, या हम ये समझें कि अमरीकी इंतखाबी निज़ाम में कुछ ऐसी खामियां हैं कि इस खदशे का इजहार किया जा सकता है कि शायद किसी का मैंडेट चुराया जाए? और सेकेंडली ये भी बताइएगा कि ये जो वहाँ पे तशद्दुद का एलिमेंट पहले हमने नहीं देखा और कहा जाता है कि पोलराइजेशन भी नज़र आ रही है अमरीकी सोसाइटी के अंदर, तो इसकी वजूहात को जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात है पिछले 4 साल की जो तर्ज हुकूमत है ट्रंप साहब की, या कुछ और भी वजूहात है जो इस पोलराइजेशन का बायस बनी है? जी, ये बहुत अहम आपने सवाल किया और ये मैं डेफिनेटली एड्रेस करना चाहती हूँ कि ट्रंप जो पावर में आए हैं वो हमारी यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक नेगेटिव रिएक्शन था। 20 साल से जो अमेरिकन्स हैं वो नहीं जाना चाहते थे, इंटरवीन करना चाहते थे आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वॉर्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो वो जो उनकी नेगेटिविटी थी वो उन्होंने जाके ट्रंप को वोट दिया, थिंकिंग कि ये आउटसाइडर हैं और ये आएंगे और ये चेंज करेंगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो तो फौरन छुट्टे उन्होंने अटैक किया उनको, एक तो डेमोक्रेट्स को तो करते ही हैं, लेकिन उन्होंने रिलीजियस अटैक किए, उन्होंने एथनिक डिविजन्स क्रिएट किए, उन्होंने हर किसी के लिए, हर ग्रुप के लिए जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता था उसको अटैक किया। उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक पार्टी में भी डिविजन्स हुए और मैं कहती हूँ कि 1 साल पहले जब ये बर्नी सैंडर्स आए हैं, इनकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी टू फार टू द लेफ्ट चली गई। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया सोशलिज्म, हर किसी को नहीं पसंद है, अमेरिका की सोशलिस्टिक वैल्यूज नहीं है। तो ये सारी जो नेगेटिविटी ट्रंप साहब ने देखी, इन्होंने जाके आपने देखा एरिज़ोना और फ्लोरिडा में इन्होंने लटीनोज को किया। अब इंसान सोचेगा कि कैसे लटीनोज ने इनको वोट दिया, इन्होंने तो इमिग्रेंट्स को क्या कहा, लेकिन ये है एक रिजेक्शन ऑफ द पॉलिसीज जो जो बाइडन की हैं टुवर्ड्स सोशलिज्म, टुवर्ड्स कम्युनिज्म। चाइना को उन्होंने नारे लगाए, चाइना से, हालांकि एशियन अमेरिकन्स बहुत सक्सेसफुल हैं, चाइनीज़ बहुत हैं गवर्नमेंट में और वो काम करते हैं ट्रंप साहब के लिए। तो ये चीज़ें करना, इन्होंने तो पॉलिटिकल लेवरेज किया है। आपने देखा होगा कि दूसरे जो हाई रैंकिंग रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने बहुत ठहर के बातें की हैं, उन्होंने बहुत सेंसिबल बातें की और कुछ ने तो कमेंट्स भी नहीं किए जो कि उनको करने चाहिए थे। नीला साहिबा, अगर हम बात करें जो बाइडन की सदारत की, इसमें तो कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड नुकसानात थे वो सबके सामने आ गए हैं, लेकिन जो बाइडन का भी रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा है। और क्योंकि अब वो सदर बनने को जा रहे हैं जी, उन्होंने इराक़ में जंग की हमायत की, अफ़गानिस्तान में जंग की हमायत की, लिबिया पे जो अस्करी कार्रवाई उनके अपने ही सदर बराक ओबामा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने ऑथराइज़ की, उन्होंने उसकी हमायत की। ड्रोन स्ट्राइक्स लीना साहिबा जो भरपूर तरह से पाकिस्तान पे वार करते थे, जो बराक ओबामा की बाकायदा पॉलिसी थी तब जो बाइडन ही नायब सदर थे। तो अब फॉरेन इंटरवेंशंस के हवाले से या अफ़गानिस्तान में एक बार फिर जो अस्करी इनखला होने को जा रहा था उसको तब्दील करने के कुछ इम्कानात हैं जो बाइडन की प्रेसिडेंसी से, किस तरह देखती हैं? देखिए, मेरा ये नज़रिया है कि इस वक्त ट्रंप साहब अगर आते तो वो तो बिल्कुल ही 4 years ऑफ अनदर आइसोलेशनिस्ट गवर्नमेंट लेके आते, उनको तो बिल्कुल ही नहीं इंटरवीन करना था। उन्होंने जो एग्जिट किया है अफगानिस्तान से, ये तो सोचे समझे बगैर किया है। उसके अलावा अपने जनरल्स की एडवाइस के अगेंस्ट गए हैं।
आपको पता है कि इट्स इम्पोर्टेंट कि हम एग्जिट करें और हम वही रेप्यूटेशन ना छोड़ें जो हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी। तो ये तो उन्होंने अपना अथॉरिटेरियन जो उनका रूल है, यूनिलैटरल अपने डिसीजंस लेते हैं, वो किए हैं। लेकिन हम होप कर रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से ये डेमोक्रेटिक पार्टी में बात कर चुके हैं। जो बाइडन जब एंडोर्स हुए थे, डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनको एंडोर्स किया था, तो मैं खुद भी थी, मैंने भी उनसे प्राइवेटली ये भी कहा कि कश्मीर इज़ आवर टॉप नंबर 1 इशू, वी वांट टू सॉल्व दिस इशू, क्योंकि इससे हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे उस रीजन में। उसके अलावा हमें इन्फ्लुएंस भी चाहिए। ये समझना कि अमेरिका को पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत गलत बात है। मैं यही कहती हूँ कि अमेरिका को बहुत पाकिस्तान में इंटरेस्ट है और रहेगा। ये ट्रंप के 4 साल को आप भूल जाएं। जो बाइडन बहुत इंटरेस्टेड हैं और वो चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं। ड्रोन स्ट्राइक्स की पॉलिसी का एक बार फिर रेपुटेशन हमें नहीं देखने को मिलेगा, आप ये कह रही हैं? देखिए, नहीं, मैं आपको इस बात की मैं आपको यकीन दिलानी करती हूँ कि देखिए, जो हाउस है ना, जो हाउस ऑफ हमारा जो कंग्रेशनल हाउस है, उसमें जो डेमोक्रेट्स आए हैं, जिनकी मेजॉरिटी है, वो लोग डिफरेंट हैं। 12 साल पहले मैंने खुद प्रेसिडेंट ओबामा के साथ काम किया, और आप देखेंगे, अगर आप गूगल करें तो मैंने उनको बहुत वीहेमेंटली अपोज किया था कि ड्रोन्स हमारे बंद करें, ये हमारे बच्चों को मार रहे हैं, फैमिलीज को मार रहे हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ टैकलिंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये मेरा तो रिकॉर्ड पे है। लेकिन देखिए, अभी जो डेमोक्रेटिक पार्टी आई है, उसमें इंडियंस भी हैं, उसमें यंग लोग भी हैं, उसमें डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। उसके अलावा जो बाइडन जब आए हैं, तो नैन्सी पेलोसी भी उनकी एडवाइज़र होंगी। ये सारे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैं। हमें अंदाज़ा है एज पाकिस्तानीज ऑल्सो, हम भी आगे आए। आप देखिए कि 70 साल से पैलेस्टाइन का इशू डिस्कस हो रहा है। मैंने कितनी दफ़ा सुना पाकिस्तान या कश्मीर का, वो तो अब हमने क्योंकि जाके एक्टिविज्म शुरू किया है, पाकिस्तानी अमेरिकन आगे आए, तो हमने कहा भाई हमारा इशू भी डिस्कस करो। कश्मीर के ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेमोक्रेट्स की जो उनका प्लेटफॉर्म है वो ये है। लीना साहबा, क्योंकि हमारा वक्त कम हो रहा है, आपने क्योंकि कश्मीर के मौजू का जिक्र किया, अभी नायब सदर कमाला हैरिस की एक स्टेटमेंट है जो कश्मीर के मुतालिक थी कि जी वी सी यू और हम आपके साथ हैं, लेकिन उन्होंने शायद हिंदुस्तान का नाम उस स्टेटमेंट में नहीं लिया था। और आप हमसे बेहतर जानती हैं कि इंडियन अमेरिकन लॉबी जो एक्सपेट्रिएट है, उनकी सबसे ज़्यादा फंडिंग कमाला हैरिस को ही डाइवर्ट होती है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को किसी तरह का? जी देखिए, मैंने पर्सनली काम किया है सेनेटर कैमला हैरिस की कैंपेन पे। मैं इलेक्टेड डेलीगेट थी, मैंने उनको खुद वोट दिया। और आप सोचिए, मैं इतनी पेट्रियाटिक पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ, तो मैंने कुछ सोच समझ के उनको दिया होगा। एक तो ये वो सेनेट में फॉरेन रिलेशंस में नहीं थी। उसके अलावा उन्होंने ये बिल्कुल यंग सेनेटर थी, शी कुड हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। उन्होंने बड़ी बोल्डली स्टैंड लिया कश्मीर मोदी पे और इस्लामोफोबिया पे। उसके अलावा वो इंटरफेथ हैं, उनकी खुद जो शादी हुई है वो एक आउट ऑफ हर फेथ, वो हिंदू नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने इंटरफेथ कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट किया, जिसमें कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम लिया, हमने तो उनको डाई हार्ट सपोर्ट किया है कि हमें फेथ लीडर्स हैं, हमारा रिलीजन भी हमें इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री ऑफ बर्थ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक शी विल बी अ ग्रेट पर्सन। लीना साहबा, क्योंकि हमारा वक्त जरा कम हो रहा था, इसी पर इजाज़त ले। बहुत बहुत शुक्रिया लीना अली साहबा, ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया, हमें इन तमाम नुकात से आगाह करने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।